अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ उमैर खान फ्रॉम एस्पायर कॉलेज टोकर कैंपस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्री फेज एसी सप्लाई। अब थ्री फेज एसी सप्लाई क्या होती है, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं सिंगल फेज एसी सप्लाई। अब सिंगल फेज एसी सप्लाई में हमने चैप्टर 15 में डिस्कस किया था कि अगर एक सिंगल रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मूव करवाएं मैग्नेट्स के दरमियान, तो क्या होगा कि जब वो मैग्नेट के दरमियान मूव करेगी तो मूव करने की वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और हमने वहां पे इसको कार्बन बुशेस के जरिए इस करंट को एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड भी किया था। तो सिंगल फेज एसी सप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सिंगल रेक्टेंगुलर कॉइल यूज करते हैं और जिसके साथ दो कार्बन बुशेस या स्लिप रिंग उनके साथ कनेक्ट करते हैं। अब अगर हम थ्री फेज एसी सप्लाई जो है इसको जनरेट करना चाहते हैं तो थ्री फेज एसी सप्लाई कैसे जनरेट करेंगे। थ्री फेज एसी सप्लाई में हम लोग तीन कॉइल यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ वन कॉइल। पहले हम लोग सिंपल एक कॉइल यूज कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, तीन रेक्टेंगुलर कॉइल यूज करेंगे और इन तीनों रेक्टेंगुलर कॉइल को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इन तीनों के दरमियान फेज शिफ्ट कितना हो 120 का। तो हम लोग इन तीनों को 120 के एंगल के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब हमारे पास तीनों 120 के एंगल के ऊपर प्लेस हैं और हम इन तीनों कॉइल के साथ स्लिप रिंग्स अटैच कर देंगे। तो टोटल एक कॉइल के साथ दो स्लिप रिंग अटैच होंगे। तो जब तीन कॉइल होंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्लिप रिंग हमारे पास कितने होंगे, 6। अब यहां पर हमारे पास इन तीनों को जब रोटेट कराएंगे तो इन तीनों के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी और इंड्यूस करंट पैदा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम लोग इसके अंदर एसी जनरेटर के अंदर वोल्टेज को प्रोड्यूस करते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर देखें कि हमारे पास एक सिंपल ये कॉइल है और दूसरी कॉइल हमारे पास यहां पर है और तीसरी कॉइल जो है हमारे पास वो यहां पर प्लेस है। अब अगर यहां पर आप देखें तो इन तीनों कॉइल्स का जो कॉमन पॉइंट है, इन तीनों कॉइल्स का जो कॉमन पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया। और ग्राउंड का मतलब होता है 0 वोल्ट या लो पोटेंशियल, तो हमने यहां पर इसको ग्राउंड कर दिया। और बाकी जो इनके एक एक टर्मिनल था इनको हमने लाइव वायर के तौर पर यूज कर रहे हैं, लाइव वायर जहां से हमने वोल्टेज को गेन करना है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर इस पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी और इस ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान अगर मैं वोल्टेज देखूं तो मेरे पास कितना वोल्टेज आएगा, तो इन दो वायर के दरमियान वोल्टेज आएगा 230 वोल्ट। इसी तरीके से अगर मैं सी वायर जो है इसके दरमियान और इस ग्राउंड वायर के दरमियान वोल्टेज देखूं तो ये वोल्टेज भी मेरे पास कितना आएगा, 230 वोल्ट। और अगर मैं इस ए टर्मिनल और इस ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान वोल्टेज कैलकुलेट करूं तो देखिए हमारे पास कितना वोल्ट आया, यहां पर भी 230 वोल्ट आया। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमारे पास पहले एक सिंगल कॉइल यूज हो रही थी और उसमें सिर्फ हमारे पास एक 230 का वोल्ट डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन अब हमने तीन कॉइल यूज की और हम तीनों कॉइल्स को अलग अलग टर्मिनल्स के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास इन दो कॉइल से भी 230 वोल्ट आया। इसी तरीके से अगर हम बी और ग्राउंड के दरमियान देखूं यहां से भी 230 वोल्ट आ रहा है। और अगर यहां से हम देखें ए और इस ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान तो यहां से भी 230 वोल्ट आ रहा है। तो अब मेरे पास पहले एक सिंगल फेज सप्लाई आ रही थी, लेकिन अब मेरे पास तीन टर्मिनल्स आ रहे हैं जिनसे मैं वोल्टेज हासिल कर सकता हूं, इसलिए हम इसको थ्री फेज कहते हैं। और इन तीनों कॉइल्स के दरमियान जो फेज शिफ्ट है वो मेरे पास कितना है, 120 का। इनके दरमियान भी 120 का फेज शिफ्ट है और यहां पर भी 120 का फेज शिफ्ट है। अब अगर मैं इनके वोल्टेज की बात करूं तो जब इनिशियली जो पहले वाली कॉइल का वोल्टेज जब 0 के ऊपर होगा तो उस वक्त जो दूसरी कॉइल से वोल्टेज मुझे मिल रहा होगा वो वोल्टेज कहां पर मौजूद होगा, वो उस वक्त 120 पर मौजूद होगा। जब पहले वाली कॉइल का वोल्टेज 0 पर है तो दूसरी वाली कॉइल का वोल्टेज उस वक्त कहां पर मौजूद होगा, 120 के ऊपर। और तीसरी कॉइल
का वोल्टेज उस वक्त कहां पर मौजूद होगा, वो हमारे पास 240 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो यानी जब पहली कॉइल अभी 0 से अपने वोल्टेज को स्टार्ट कर रही है, तो दूसरी कॉइल उस वक्त कितने फेज डिफरेंस के ऊपर मौजूद है, 120 के, उसका वोल्टेज उस वक्त 120 पर मौजूद है। और उसी वक्त जो तीसरी कॉइल है उसका वोल्टेज कहां पर मौजूद है, 240 के ऊपर। तो आप देखें तीनों कॉइल के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 120 का फेज डिफरेंस आ रहा है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई को यूज क्यों करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि अगर हम सिंगल रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह हम लोग 3 रेक्टेंगुलर कॉइल्स 120 के फेज शिफ्ट के ऊपर रख दें, तो इन तीनों कॉइल से मुझे 3 टर्मिनल्स मिलेंगे और मैं इन तीनों टर्मिनल को सेपरेटली यूज करके 3 पॉइंट से वोल्टेज गेन कर सकता हूं। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई यूज क्यों करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में जब घरों के अंदर हम लोग ज़्यादा लोड यूज़ करते हैं, अगर हमने 2-3 एसी ऑन कर दिए, फ्रिज ऑन कर दिया, तो आप देखें वो ऑपरेट नहीं हो रहे होते। आप अक्सर कहते हैं भाई एसी चल तो रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा, और इसी तरीके से फ्रिज भी ऑन है लेकिन उसके अंदर कूलिंग नहीं है। वो कूलिंग इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि उसको वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रहे होते, तो जिसकी वजह से आप देखें अक्सर आपने उसके ऊपर रेगुलेटर भी लगा होता है जो वोल्टेज को मेंटेन कर रहा होता है। लेकिन अगर आपके घर का लोड ज्यादा है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप 1 फेज सिंगल फेज की बजाय 3 फेज एसी सप्लाई यूज कर लें, और 3 फेज एसी सप्लाई से आपको 3 लाइव वायर्स मिल गई। अब 3 वायर आपको मिल गई। अब इन 3 वायर्स को आप क्या कर सकते हैं, घर का लोड 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। अब घर का लोड आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले जो सिंगल फेज से घर का लोड सिर्फ एक ही वोल्टेज के जरिए आप सबको प्रोवाइड कर रहे थे, अब आपको 3 फेज मिल गए। अब आपने घर का जो पूरा लोड है वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हर अप्लायंसेस को प्रॉपर वोल्टेज भी मिलेंगे और वो प्रॉपर ऑपरेट भी होगी। इसलिए हम लोग सिंगल फेज की बजाय 3 फेज एसी सप्लाई को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें घर का जो लोड है वो 3 हिस्सों में हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हर डिवाइस को वोल्टेज जो है वो प्रॉपर मिलते हैं और वो प्रॉपर वर्किंग करती है। इसी तरीके से सम टाइम आप देखें फैक्ट्रीज वगैरह में भी कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको हाई वोल्टेज चाहिए होते हैं, 230 से अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए होती है तो वहां पर फिर हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई यूज करते हैं। अब वहां पे क्या करते हैं, कोई सी दो वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे इन दोनों वायर्स को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो इन दोनों वायर्स से जो मुझे वोल्टेज मिलेगा वो राउंड अबाउट 400 वोल्ट मिलेगा। अब कोई सी दो लाइव वायर को मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा, और आपस में कनेक्ट करके तो 2 लाइव वायर और ग्राउंड वायर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, राउंड अबाउट 400 वोल्ट। अब आप कहेंगे एक सिंगल टर्मिनल तो 230 दे रहा था, जब दोनों को कनेक्ट किया तो ये तो 460 बनना चाहिए, क्योंकि फेज शिफ्ट 120 है। तो 120 फेज शिफ्ट की वजह से वोल्टेज का कुछ हिस्सा जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से जाया हो जाता है। तो हमारे पास जो नेट वोल्टेज हमें मिलता है वो 400 वोल्ट मिलता है, बाकी हमारे पास जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, जाया हो जाता है। तो इस तरीके से फैक्ट्रीज वगैरह में हम लोग कोई सी 2 लाइव वायर को आपस में कनेक्ट करके भी क्या कर सकते हैं, हाई वोल्टेज गेन कर सकते हैं। इसलिए आप देखें नॉर्मली तौर पर फैक्ट्रीज में हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई ही यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सी मशीनरी ऐसी जो बहुत हैवी होती हैं और उनको प्रॉपर वोल्टेज चाहिए होते हैं। लेकिन सिंगल फेज के जरिए हम लोग सारी मशीनरी एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, उस फैक्ट्री के लोड को 3 हिस्सों में डिवाइड भी कर देते हैं। और अगर कोई मशीनरी ऐसी है जिसको हाई वोल्टेज चाहिए तो फिर हम लोग वहां पे कोई सी 2 लाइव वायर को आपस में कनेक्ट करके उसको हाई वोल्टेज सप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट 3 फेज एसी सप्लाई के आपको समझ आ गई होगी कि फायदे क्या हैं। सिंगल फेज एसी सप्लाई हम लोग क्यों 3 फेज एसी सप्लाई को हम लोग प्रेफर करते हैं सिंगल फेज के ऊपर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चोक क्या होती है। अब हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ इंडक्टर के केस में कि प्योर इंडक्टर को ही हम लोग चोक कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो हम लोग प्योर इंडक्टर को ही चोक कहते हैं। अब प्योर इंडक्टर कौन सी होती है, जिसमें एनर्जी डिसिपेशन जो है वो कितनी होती है, 0 होती है। और हमने बात की थी प्योर इंडक्टर के अंदर जो पावर डिसिपेशन है, पावर डिसिपेशन
वो कितनी होती है, पावर डिसिपेशन जो है वो 0 होती है। तो अगर हमारे पास एक प्योर इंडक्टर है और उस प्योर इंडक्टर के अंदर पावर डिसिपेशन 0 है, तो हम लोग उस प्योर इंडक्टर को क्या कहते हैं, चोक कहते हैं। तो चोक क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक कॉपर वायर। ये हमारे पास एक थिक कॉपर वायर है। अब अगर कॉपर वायर थिक है, तो थिक कॉपर वायर का मतलब है कि हमारे पास इस वायर का एरिया ज्यादा है। और हमने पढ़ा था कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस। अगर एरिया ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो चोक है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होती है। और इतनी स्मॉल होती है कि हम लोग इसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि निग्लिजिबल होती है। और अगर हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल है तो इसकी जो इंडक्टेंस है वो हमारे पास क्या होगी, इंडक्टेंस लार्ज होगी, और ये ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर क्या कर सकेगा, स्टोर कर सकेगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक कॉपर वायर। कॉपर वायर थिक है तो रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होगी और इंडक्टेंस जो है वो लार्ज होगी। वाउंड क्लोजली इन अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ओवर अ सॉफ्ट आयरन। हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन लेते हैं और लैमिनेटेड, उसके ऊपर एक शीट हम लोग चढ़ाते हैं, किसकी, प्लास्टिक की, या कोई भी हमारे पास पेपर हम लोग यूज कर लेते हैं। तो हम लोग एक सॉफ्ट आयरन लेते हैं और इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक हमने सॉफ्ट आयरन का पीस लिया और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, लैमिनेटेड कोर्स। हमने इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक या रैपर को क्या कर दिया, वाउंड कर दिया, ताकि इसके ऊपर जब हम कॉपर की वायर को वाउंड करें तो आयरन और कॉपर की वायर का आपस में कोई कनेक्शन ना हो। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग कॉपर वायर को वाउंड कर देंगे। कौन सी कॉपर वायर स्टूडेंट्स, थिक कॉपर वायर। तो मैं इसके ऊपर कॉपर वायर को वाउंड कर देता हूं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बन गया कि हमने एक आयरन कोर ली और उसके ऊपर लैमिनेटेड को हमने कोई भी कवर चढ़ा दिया ताकि जब कॉपर वायर को वाउंड करें तो उनके दरमियान कोई भी कनेक्शन ना हो। और उसके ऊपर मैंने थिक कॉपर वायर को वाउंड कर दिया क्लोजली विद अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न जितनी ज्यादा होगी इंडक्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी। तो हमने जब कॉपर वायर को वाउंड किया तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक चोक बन गई। और आपने बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर देखा होगा कि हमारे पास इस तरीके से चोक वहां पर लगी हुई होती है। अब ये करती क्या है, ये एसी करंट को लिमिटाइज करती है, उसे कंट्रोल करती है। और हमने पढ़ा था कि एसी करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग 3 डिवाइसेस यूज करते हैं। हम लोग रेजिस्टर की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग कैपेसिटर की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और तीसरी डिवाइस इंडक्टर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इंडक्टर जो है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, तो स्मॉल रेजिस्टेंस होने की वजह से जो इसके अंदर एनर्जी डिसिपेशन है वो कैपेसिटर और रेजिस्टर की बजाय की तरफ बहुत कम होती है। तो हमारे पास क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो हमारे पास इसके अंदर जो एनर्जी डिसिपेशन है वो हमारे पास रेजिस्टर और कैपेसिटर की निस्बत बहुत ही कम होती है। तो फिर हम क्या कहेंगे, इट इज यूज टू लिमिटाइज द एसी विद स्मॉल वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अब इसके अंदर एनर्जी की जो वेस्टेज है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू रियोस्टेट, रेजिस्टर और कैपेसिटर। तो हमारे पास कैपेसिटर, रियोस्टेट या रेजिस्टर की निस्बत इसके अंदर जो एनर्जी का लॉस है वो कम होता है, इसलिए हम लोग इंडक्टर को ज्यादा यूज करते हैं। तो ये 2 नंबर का मेरा स्टूडेंट आर्टिकल है, इसको भी याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और इसमें से एमसीक्यू आता है कि चोक के अंदर जो पावर डिसिपेशन है वो पावर डिसिपेशन हमारे पास कितनी होती है, 0 होती है। और हम लोग एसी को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा चोक को ही यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।